हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के एक नए लेक्चर को लेके। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को लेके कि आखिरकार मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था एंड क्या क्या उसके अंदर लिमिटेशन रह गई थी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ओवरकम करके कौन सी नई पीरियोडिक टेबल आई थी एंड उस पीरियोडिक टेबल का नेम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक और नेम से जाना जाता है, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो एक साइंटिस्ट थे, दैट इज हिज नेम इज हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए हेनरी मोसले जो है एक स्मार्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने उनसे पहले आने वाली जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी उनको बहुत डीपली एग्जामिन किया, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हर बार जो साइंटिस्ट है वो कहां पर फेल हो रहे हैं, क्या ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से उन्हें बार बार फेलियर देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमने अभी तक कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, हमने अभी तक पढ़ी थी डोबर्नियर पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हमने बात की थी न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हमने बात की थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। राइट, अब देखिए डोबर्नियर ने अपनी पीरियोडिक टेबल किस बेसिस के ऊपर बनाई थी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने जिन एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया था, फेल हो गई। दूसरी बार हमारे पास कौन आए, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, उन्होंने एटॉमिक मास को बेस मानकर अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, बाद में ये क्या हो गई, फेल हो गई, अप टू कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए। उसके बाद हमारे पास कौन आए, मेंडलीव आए। मेंडलीव ने जो है दोबारा से एटॉमिक मास को ही अपना बेस माना, दोबारा से एटॉमिक मास को ही अपना बेस माना और एलिमेंट्स की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ करवाने के बाद वो किस टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं उनको साथ में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया एंड उस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या की, अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी। ये भी क्या हो गई, फेल हो गई। अब कॉमन पॉइंट क्या था, कॉमन पॉइंट ये था कि हर बार जो साइंटिस्ट है या तो वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी उठा रहे हैं या एटॉमिक मास उठा रहे हैं और हर बार फेल हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, जब ये ऑलरेडी इनके ऊपर काम कर चुके हैं और बार बार फेल हो रहे हैं तो मैं दोबारा से अगर एटॉमिक मास को बेस मानूंगा तो दोबारा से मैं भी फेल हो जाऊंगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सोचो एक एलिमेंट के पास क्या क्या प्रोसेस होता है, या तो उसके पास कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी होगी या उसके पास मास नंबर होता है या एटॉमिक मास कह लीजिए, या फिर उसके पास क्या होता है, उनके पास होता है एटॉमिक नंबर, उनके पास क्या होता है या फिर एटॉमिक नंबर। ये हो चुका था, ये हो चुका था, ये हो चुका था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज हो चुका था, बच क्या गया था, एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को ही बेस मानकर अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी और बन भी गई विदाउट ज्यादा लिमिटेशन के। एक छोटी बहुत मोटी थोड़ी बहुत लिमिटेशन जो जरूर है जिसको वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट 99% उनकी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ठीक बन गई थी। तो उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी शो करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एटॉमिक नंबर। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्मार्ट साइंटिस्ट कहते हैं। उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि मैं काम करता हूं, ज्यादा मेहनत नहीं करी उन्होंने सिर्फ सबक लिया, बाकी साइंटिस्ट की गलती से एक कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश की एंड कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे एक प्रॉपर्टी को बेस माना अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जिसको अभी तक किसी ने भी बेस नहीं माना था। तो एक जो दिक्कत थी कि किस बेस को, किस चीज को बेस मानकर अपनी पीरियोडिक टेबल डिजाइन करे, वो तो यहां से उनकी क्या हो गई थी, क्लियर हो गई थी। दूसरी दिक्कत क्या थी, चलो एटॉमिक नंबर को मैं बेस मान तो लूं, लेकिन आखिरकार मैं अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कैसे करूंगा, आखिरकार एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करूंगा, इतने सारे एलिमेंट्स को। राइट, तो वो पीरियोडिक टेबल की जो दिक्कत थी वो किसने खत्म कर दी, मेंडलीव ने। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने ऑलरेडी एलिमेंट्स को जब अरेंज करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया था। उन्होंने हूबहू मेंडलीव का डिजाइन क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो दो दिक्कतें ही, दोनों खत्म हो गई। पहली बात क्या, एटॉमिक नंबर को बेस मान के जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया तो सारे एलिमेंट जो है प्रॉपर अपनी पोजीशन के ऊपर अरेंज हो गए थे। मेंडलीव के टाइम पर जितनी भी लिमिटेशन थी, जितनी भी दिक्कतें थी, सारी की सारी सोल्व हो गई जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। तो दूसरी बात क्या थी, एलिमेंट्स को आखिरकार
रखेंगे कैसे, किस तरीके से पीरियड टेबल बनाए, तो उन्होंने किसको कॉपी कर लिया, मेंडलीव को। जैसे मेंडलीव ने ग्रुप और पीरियड्स बनाए थे, उसी तरीके से हेनरी मोक्सले ने भी क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया और अपनी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर दी, जिसे हम आज की डेट में या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिरकार उनकी पीरियोडिक टेबल का डिजाइन क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हेनरी मोक्सले है उनकी पीरियोडिक टेबल का डिजाइन कैसा था, कितने ग्रुप्स थे उनकी पीरियोडिक टेबल में, कितने पीरियड्स थे। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास जो है 18 ग्रुप्स थे, टोटल हमारे पास जो है 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आखिरकार उन्होंने ग्रुप किसको कहा और पीरियड्स किसको कहा। जो वर्टिकल कॉलम थे इस तरीके से, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस तरीके से, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया पीरियड। तो उनकी पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। उन्होंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया अपनी पीरियड टेबल को। ठीक है, उन्होंने अपनी पीरियड टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। ठीक है, उनकी पीरियड टेबल कुछ इस प्रकार से। ये थी हेनरी मोक्सले की पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने पीरियड टेबल को फर्दर डिवाइड कर दिया था। ग्रुप्स और पीरियड्स उन्होंने बनाए ही थे, साथ ही साथ उन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स भी बना दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल में क्या बना दिए थे, ब्लॉक्स भी बना दिए थे। यहां पर जो फर्स्ट ब्लॉक था इसे कहा उन्होंने एस ब्लॉक, इसे उन्होंने कहा एस ब्लॉक। जो बीच में ब्लॉक था इसे कहा गया डी ब्लॉक, इसे कहा गया डी ब्लॉक। जो लास्ट ब्लॉक था इसे कहा गया पूरे को पी ब्लॉक, इसे कहा गया पी ब्लॉक। एंड जो डी ब्लॉक है इसके अंदर ही जो 6th और 7th पीरियड था, इसके अंदर ही जो 6th और 7th पीरियड था, इसके अंदर उन्होंने एक ब्लॉक और निकाल दिया और उसे कहा गया एफ ब्लॉक। यहां पर इसे कहा गया एफ ब्लॉक। तो हेनरी मोक्सले ने अपनी पीरियडिक टेबल में टोटल जो है 7 पीरियड रखे, 18 ग्रुप रखे और इन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स है इनको फर्दर डिवाइड कर दिया, जो पीरियडिक टेबल है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया ब्लॉक्स के अंदर। शुरू में हमारे पास प्रेजेंट था एस ब्लॉक, देन हमारे पास है डी ब्लॉक, देन हमारे पास है पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर ही जो 6th और 7th पीरियड है उसमें उन्होंने एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा निकाला जिसे कहा गया एफ ब्लॉक। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं रखता हूं यहाँ पे ग्रुप्स को, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स बना दूं तो देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 13th जो ग्रुप हमारे पास था वो था पी ब्लॉक से। 13, 14, 15, 16, 17 और यहां पे ये आ गया 18। ठीक है, जो लास्ट था ग्रुप वो था 18 ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास ये था फर्स्ट पीरियड, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पीरियड। ये हमारे पास है सेकंड पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड पीरियड। ये हमारे पास आ गया थर्ड पीरियड, देन हमारे पास आ गया फोर्थ पीरियड, देन हमारे पास आ गया फिफ्थ पीरियड, ये आ गया सिक्स्थ पीरियड और ये आ गया हमारे पास सेवंथ पीरियड। इसको हम कह देते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सिक्स्थ और ये आ गया हमारे पास सेवंथ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी क्या कर दी, पूरी की पूरी पीरियड टेबल डिजाइन कर दी। ठीक है, अब देखो जो 6th और 7th पीरियड है इसमें यहां पे एक ब्लॉक निकाला गया जिसे हमने क्या नाम दिया था, एफ ब्लॉक का, जिसे हमने नाम दिया एफ ब्लॉक का। ठीक है, तो ये थी हमारे पास हेनरी मोक्सले की कंप्लीट पीरियड टेबल, जिसमें उन्होंने अपनी पीरियड टेबल को ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया था और उन्होंने अपनी पीरियड टेबल को एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में भी फर्दर डिवाइड कर रखा था। अब देखो कुछ ग्रुप्स के कुछ एक पर्टिकुलर नेम है, उनको लेके बात कर लेते हैं किस ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 18 को तो इन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस।
इन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। क्यों कहते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं इनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट, हीलियम के केस में जो फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, इसके केस में डुप्लेट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो कंपाउंड बहुत रेयर बनाते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं इनर्ट या फिर नोबल गैस। गैस इसलिए कहा गया क्योंकि ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बनाते हैं, अनरिएक्टिव नेचर के होते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजन। ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन क्यों कहते हैं? हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है ये सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें जो क्लोरीन है वो क्या कहलाया जाएगा? हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है एस्टेटाइन EP, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजन, क्योंकि सोल्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 16 की, तो ग्रुप 16 को हम कहते हैं चैल्कोजन। ग्रुप 16 को हम कहते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन क्यों कहते हैं? चैल्कोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होते हैं ओर फॉर्मिंग। जो ज्यादातर ओर्स बनते हैं, ओर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जहां से, सॉरी, वो मिनरल जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं ओर। दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है वो मेनली मेटल के साथ कंबाइन करके ओर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड के ओर हमें बहुत देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया बॉक्साइड Al2O3.XH2O। साथ ही साथ सल्फाइड के भी ओर हमें बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेड का हो गया, जो गैलिना हमारे पास है, लेड ग्लैंस जो हमारे पास है, PbS। तो जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ये ओर्स फॉर्मेशन के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? चैल्कोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोर्टनियम, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 15 को हम कहते हैं निक्टोजेंस। इनको हम कहते हैं निक्टोजेंस। निक्टोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो कंपाउंड की जो स्मेल होती है वो बहुत बेकार होती है, इनकी ऑर्डर क्या होती है? बहुत बेकार होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? निक्टोजेंस कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अलग अलग ग्रुप के जो है अलग अलग कुछ एक नेम दे रखे हैं। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्यों कहते हैं अल्कली मेटल? देखिए अल्कली का मतलब होता है अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन का मतलब बेसिक नेचर। तो ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड होते हैं, ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड है ये कैसे हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब क्या हो गया? जब हम इनको पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग स्पीशीज बना देती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 2 जो है इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप 2 है हमारे पास इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि अल्कली मेटल का क्या मतलब हो गया कि इनके भी ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इस वजह से तो इन्हें कहा गया अल्कली, क्योंकि ये मेटल है नेचर में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? मेटल। और जो ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के, ये ज्यादातर अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हमने एक वर्ड और जोड़ दिया, दैट इज अर्थ। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ के अंदर ये मेटल पाए जाते हैं, और इनके ऑक्साइड मेनली कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था हमारे पास हेनरी मोसले की पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ग्रुप में किन एलिमेंट्स के अंदर रखा जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जाए तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एंड किस पीरियड से बिलोंग करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो है समझ में आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।